जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो होपफुली दिस इज गोइंग टू बी और लास्ट लेक्चर फॉर और टैक्सेशन कोर्स। इसमें हमने बात करनी है 75% कैपिटल गेन ग्रुप की। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कंपनी जब ग्रुप बनाती हैं तो उस ग्रुप बनाने की वजह से उसके कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, सच एज कि आप लॉसेस सरेंडर कर सकते हो। ठीक है। दो तरह के ग्रुप्स कंपनीज बनाती हैं। एक होते हैं 75% ग्रुप, जिसमें नॉर्मल आपके ट्रेडिंग लॉसेस और प्रॉपर्टी लॉसेस और क्यूसीडीज जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। और एक होता है 75, वो वाला जो है हम प्रॉपरली एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, तो आई होप सो वो चीज़ आपको क्लियर होगी। 75% कैपिटल जो ग्रुप है, इसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कंपनीज का आपस में 75% इनडायरेक्टली 50% लिंक होना चाहिए, तब वो कंपनीज जो है वो कैपिटल जो ग्रुप है उसमें आ जाती हैं। इसकी एक हम इलस्ट्रेशन जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस इलस्ट्रेशन में इंडेक्सेशन अलाउंसेस थे। तो अब एज यू गाइस आर नाउ वेरी मच फेमिलियर विद व्हाट इंडेक्सेशन अलाउंसेस आर, तो आपको ये इलस्ट्रेशन जो है इजीली समझ में आ जाएगी। और दिस इज नॉट समथिंग कि जो डिफरेंट है पिछले वाले ग्रुप से, बिल्कुल वैसी ही चीज है, बस थोड़ा सा इसमें चार्जेबल्स की बात होगी। देखिए, ग्रीन लिमिटेड एक्वायर्ड अ बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 1996 फॉर £100,000। ओके। The building was transferred to Jade, a wholly owned subsidiary, on 1st October 2006 for £120 when it was worth £180. ठीक है? And Jade Limited sold the building outside of the group for 350,000। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि ग्रीन कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी है और ग्रीन ने जेड को दी है जो कि ग्रुप में है, एंड देन जेड ने फिर आगे कंपनी थर्ड पार्टी को सेल कर दी है। अब जरा इसकी अंडरस्टैंडिंग सुनिएगा। The transfer from Green Limited to Jade take place at such a price that gives Green Limited no gain, no loss as follow। अब इसका क्या मतलब है तो देखें। आपकी जो ग्रीन लिमिटेड ने बिल्डिंग ली थी 100,000 की और बेच दी जेड को 120,000 की, जब उसकी मार्केट वैल्यू थी 180,000। ठीक है। लेकिन देखो, बिल्डिंग 1996 में ली गई है और बेची कब होगी? बेची होगी 2006 में। तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ इंडेक्सेशन अलाउंस भी ऐड हुआ होगा। तो 100,000 को मल्टीप्लाई कर दो 0.313 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंडेक्स्ड कॉस्ट एट 1 अक्टूबर 2006 कितनी है। दैट इज बेसिकली 131,300। अब 1 अक्टूबर 2006 पर उस की जो वैल्यू थी, यानी उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट जो थी वो कितनी थी? वो 131,300 थी। आपने कितने की, यानी ग्रीन ने कितने की बेच दी जेड को? 120,000 की। लोअर ऑफ कॉस्ट बेची है। वी विल अज्यूम दैट दिस इज एट नो गेन नो लॉस, या आप यूं समझ दें कि जो इंट्रा ट्रांसफर्स होते हैं विद इन द ग्रुप वो नो गेन नो लॉस पर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है। अब देखें, जब जेड को वो बिल्डिंग मिली, बेशक उसकी मार्केट वैल्यू 180 की थी, बट फॉर जेड उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? दैट इज गोइंग टू बी 131,300। राइट। जेड ने कितने की बिल्डिंग बेची? 350 की बेचती। उस बिल्डिंग की कॉस्ट जेड के लिए कितनी होगी? 131,300। ठीक है। लेकिन ये तो अक्टूबर 2006 पर कॉस्ट है। जेड कब बेच रहा है बिल्डिंग? 2024 को। इसका मतलब है कि अक्टूबर 2006 से हमने दिसंबर 2017 पे मूव करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 131,300 करेंगे, जैसा कि उन्होंने यहां पर किया हुआ है। तो आपके इंडेक्स अलाउंस आ जाएगा, माइनस करो, ये आपका चार्जेबल गेन बन जाएगा। ये गेन जेड पर चार्जेबल होगा क्योंकि उसने कंपनी थर्ड पार्टी को बेच दी। तो जो समझने की बात है वो ये है कि जब आप कंपनीज आपस में जब ग्रुप क्रिएट कर देती हैं 75% कैपिटल गेन ग्रुप, तो जब वो आपस में जो ट्रांसफर ऑफ एसेट करती हैं तो वो आपका नो गेन नो लॉस पर कंसिडर किया जाता है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से दिस इलस्ट्रेशन इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। आगे देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ चार्जेबल गेन्स एंड अलाउएबल लॉसेस की हम बात करते हैं। कहता है कंपनी विल टिपिकली ट्रांसफर एन एसेट इन दिस वे इफ the other group company wants to use the asset in its business।
अच्छा देखिए, फिर ये भी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल तो आपके कोर्स में इतना टेस्ट नहीं होगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब बिल्डिंग्स या जब आपकी कंपनीज जो है वो विद इन द ग्रुप एसेट ट्रांसफर करती हैं, तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो ट्रांसफर्स आपके, सॉरी, वो जो एसेट्स हैं वो आपके बिजनेस एसेट्स कंसिडर हो रहे हैं। Transferring an asset to another group company with a capital loss immediately before the asset is sold outside of the group at gain would also enable offset of group capital losses and gains to be maximized. सिंपल सी बात वो ये कह रहा है कि देखो, अगर एक कंपनी है जिसको आप एक एसेट बेच देते हो, वो तो नो गेन नो लॉस पे होगी क्योंकि आप उसका ग्रुप में हो, और उसको कोई कैपिटल लॉस आ रहा है और वो जो एसेट आपने बेचा है उसको बेच के कोई कैपिटल गेन कर देती है, तो ऑटोमेटिकली वो गेन उस लॉस से ऑफसेट हो जाएगा जितना भी वो लॉस है। राइट, तो मतलब वो नेट जो भी उसका जो चार्जेबल होगा वो कंसिडर कर दिया जाएगा। ठीक है। The joint election is available provided both companies are member। कब ये चीज पॉसिबल होती है, कब 75% कैपिटल ग्रुप पॉसिबल होता है? जब दोनों हमारे पास जो है मेंबर्स हो ऑफ द ग्रुप एट द टाइम ऑफ द गेन और लॉस। इट मस्ट बी मेड विद इन द 2 years ऑफ द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द गेन और लॉस अरोज। अगर आपने गेन ट्रांसफर करना है या आपने लॉस ट्रांसफर करना है, लॉस भी सिमिलर केसेस में ही होगा। तो अगर आप लॉस भी ट्रांसफर कर रहे हो तो वो भी विद इन 2 years ऑफ द ईयर इन विच द लॉस और गेन इज मेड, आपको इलेक्शन करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट करना पड़ेगा। मस्ट स्पेसिफाई इन विच कंपनी इन द ग्रुप द गेन और लॉस इज टू बी ट्रीटेड फॉर टैक्स पर्पस। और आपको ये बताना होगा कि किस कंपनी को आप वो लॉस या वो गेन डिलीवर कर रहे हो या सरेंडर कर रहे हो। ठीक है। रिसीट रिसिपिएंट जो होता है। ठीक है। याद रखिएगा, करंट ईयर चार्जेबल गेन्स या लॉयबल लॉसेस ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड ट्रांसफर नहीं होते। पिछले साल का आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले साल का आप जो लॉस है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिर्फ इस साल के ही ट्रांसफर जो है वो हो कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी। इस इलस्ट्रेशन को जरा देख लें, थ्योरेटिकल इलस्ट्रेशन है, आपको समझ में भी आ जाएगी। रेड लिमिटेड हैज बॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस ऑफ 60,000। देखो, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है ना, तो ये जो है वो ऑफसेट नहीं हो सकते। ठीक है। तो देखो, its 100% subsidiary Blue Limited disposed of an asset on 15 June 2024, then resulted in a chargeable gain of 55,000. Both the companies prepare accounts to 31st March. देखो, the two companies can make a joint election to transfer Blue Limited gain to Red। देखो, Red अपने losses यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट Blue Limited अपना चार्जेबल गेन जो है वो Red को ट्रांसफर कर सकती है। 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन बनाना है, 2025 में खत्म हो रहा है, तो मार्च 2027 तक आपको ये इलेक्शन करना होगा। ठीक है। एंड रेड कैन लिमिटेड कैन देन ऑफसेट, can then set off its capital losses brought forward against the chargeable gain arising। और ऑब्वियसली जब वो गेन आ जाएगा उसके पास, तो उससे वो ऑफसेट करेगा। आपको समझाने का मकसद ये है कि आपने ये बात याद रखनी है कि अगर करंट ईयर में कोई कैपिटल लॉस हो रहा है तो वो ट्रांसफर हो सकता है, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी पीछे से कोई लॉस लेकर आ रही है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो वो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, उसके अगेंस्ट कोई गेन आप जरूर दूसरी कंपनी से, ग्रुप वाली कंपनी से ले सकते हो। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ग्रुप रोल ओवर रिलीफ, दिस इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट जो हमने कल रोल ओवर रिलीफ की बात की थी, तो आई गेस इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप भी जो है वो इसको इतना जो है ऑब्वियसली है भी नहीं, आप इसको खुद रीड करें। और दिस इज नॉट समथिंग कि जो आपको नहीं आता, कि आप इंडिविजुअली भी पढ़ चुके हैं, ये आप कल के लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज बेसिकली द लास्ट चैप्टर, एंड दिस इज बेसिकली द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जो थियोरेटिकल बातें होंगी उनका मैं ओवरव्यू दूंगा, आप उनको थ्योरी वाइज रीड करना होगा, और जो इसमें कैलकुलेशन वाली चीजें होंगी वो मैं आपको कैलकुलेट इसी लेक्चर में करवा के बता दूंगा। ठीक है। तो ये ज्यादातर पढ़ने वाला है, जैसा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल्स था ना, उसी तरीके से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज भी, और ये आपने रीड आउट करना है। एक दिन में पूरा चैप्टर रीड आउट नहीं होगा, आपने 3-4 डेज लेने हैं, और थोड़ा थोड़ा करके ये चैप्टर पढ़ना है, ताकि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में भी आए। ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता जाऊंगा। As for individuals, self-assessment applies for corporate taxpayers. Responsibility rests with the company
to submit a self-assessment corporation tax return within 12 months after the end of the period of account. पहली इंपॉर्टेंट बात कि एक कंपनी के लिए जरूरी है कि जैसे ही उसका पीरियड ऑफ अकाउंट खत्म हो जाता है, उसके खत्म होने के विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर उसने कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न फाइल करना है। मैं यहाँ टैक्स पेमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बात कर रहा हूँ। लेट्स से एक कंपनी है जिसका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो लेट्स से सितंबर 2024 को खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास अगस्त 2025 तक का टाइम है कि वो अपने जो उसका साल खत्म हुआ ना सितंबर 2024 में, उसका टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने का। ठीक है। Pay any corporation tax due within 9 months and 1 day after the end of the accounting period. और जैसे ही आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, उस अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के विद इन 9 मंथ्स एंड 1 डे, ये भी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपने अपना टैक्स फाइल करना होगा। देखिए दो बात है, एक पीरियड ऑफ अकाउंट है, एक अकाउंटिंग पीरियड है। ठीक है। पीरियड ऑफ अकाउंट आपको पता होना चाहिए कि दैट इज गोइंग टू बी योर टैक्स से रिलेट करेगा, एंड अकाउंटिंग पीरियड जब कंपनी का अपना साल खत्म होता है। ठीक है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग है वो विद इन 12 मंथ्स होंगी वंस द पीरियड ऑफ अकाउंट एंड्स, एंड आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो जब खत्म होता है तो उसके विद इन 9 मंथ्स एंड 1 डे आपको अलाउ किया जाता है इन ऑर्डर टू पे योर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। चलिए, the self-assessment must be submitted by the later, obviously, जो आपका टैक्स रिटर्न है 12 months after the end of the accounting period and 3 months after the issue of the notice to file a return. देखो, एक तो HMRC ने आपको बोला है कि आपने 12 मंथ्स की टाइम लिमिट लेनी है और 12 मंथ्स के अंदर अंदर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। किसी भी रीजन की वजह से अगर HMRC का आपका नोटिस आ जाता है, तो नोटिस के 3 महीने के अंदर अंदर आपको टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए जी। ऑल कंपनीज मस्ट फाइल असेसमेंट रिटर्न्स एंड कॉपीज, ये वैसे रीड आउट आपने करना है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। All companies must file self-assessment returns and copies of account electronically using inline extensible business reporting language. ये बेसिकली एक तरह की आप यूं कह लो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है, एक तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सॉरी नॉट प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन आप यूं कह लो कि सबमिशन लैंग्वेज है जिसमें कंपनीज जो है अपना टैक्स रिटर्न फाइल करती है। और ये भी जिस तरह होता है ना, आपने कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज पढ़ी होगी जो 0 1 की लैंग्वेज होती है, इनपुट शोज 1 एंड आउटपुट, सॉरी यस शोज 1 एंड नो शोज 0। तो इसी तरीके से ये IXBRL जो है, ये एक लैंग्वेज है जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिकली अपना सेल्फ असेसमेंट जो है कंपनीज ने फाइल करना होता है। ये क्या होता है, इसको आपने रीड करना है, एंड अगर कुछ ना समझ आए तो फिर जरूर पूछें, यू कैन डेफिनेटली गूगल इट एज वेल। ओके, सो आपने इसको एक क्विक रिवीजन जो है, रिवीजन नहीं आई वुड से क्विक रीडिंग जो है आपने इसको जरूर देनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मेकिंग क्लेम्स। एनी क्लेम्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न। अगर आपने कोई टैक्स रिफंड का कोई क्लेम करना चाह रहे हो, कुछ और चीजें क्लेम करना चाह रहे हो ना, काफी रीइंबर्समेंट्स होती हैं, किसी भी तरीके की रीइंबर्समेंट कर रहे हो, तो वो रीइंबर्समेंट्स उस टैक्स क्लेम में आपको करनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन ऑफ चार्जेबिलिटी, आई गेस ये हम कवर अप कर चुके हैं। A company coming within the scope of corporation tax for the first time must notify HMRC when its first accounting period begins within 3 months of the start of its first accounting period. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने यहाँ पर लिख दी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल दो, कि देखो अगर एक कंपनी फर्स्ट टाइम, मतलब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है और वो कंपनी फर्स्ट टाइम अपना टैक्स फाइलिंग करना चाहती है, तो जैसे ही उसका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा, लेट्स से उसका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को, तो बाय मैक्सिमम ऑफ 30th जुलाई 2024 उसको HMRC को नोटिफाई करना होगा कि भाई मैं एक कॉर्पोरेशन हूं और मैं अपना टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करूंगी। ठीक है। यानी आपका जब पहला अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाए, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको HMRC को ये बताना होगा कि भाई हम वी आर द लाइक
we will be filing the corporation tax for the very first time, and उसका नोटिफिकेशन विद इन 3 मंथ्स आपको देना है। आई होप सो, जितनी बार मैंने रिपीट किया है अब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। Companies that do not receive a notice to file a tax return are required to notify HMRC। अच्छा, ये वही बात आ गई है कि अगर आपको एक तो HMRC का नोटिफिकेशन आ जाता है ना भाई, यू हैव टू बी यू नो सबमिट योर टैक्स सेल्फ सॉरी सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न, तो फिर तो आपको 3 महीनों के अंदर अंदर करना होगा। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर जो है उसको कोई एज सच इश्यू की बात नहीं होती। लेकिन फिर भी आप जरूर एचएमआरसी को एक नोटिफिकेशन सबमिट करवाते हो कि भाई हमारी इस साल की कोई भी लाइबिलिटी जो है वो अराइज नहीं हुई, और उसका टाइम पीरियड विद इन 12 मंथ्स है। यानी आप विद इन 12 मंथ्स वंस योर अकाउंटिंग पीरियड एंड्स, आपको एचएमआरसी को बताना होता है कि भाई हमारी इस साल कोई अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आई, इसलिए वी विल नॉट बी सबमिटिंग एनी काइंड ऑफ द टैक्स। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर ऑब्वियसली आपको पेनल्टीज पड़ेंगी, ठीक है। चलें, अ, इसको रीड कीजिएगा। रिकॉर्ड्स की बात आ रही है, अगेन इसको रीड करें आप लोग, ठीक है। आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए, और आपको बल्कि पता भी होना चाहिए कि कंपनीज एक स्पेसिफिक टाइम तक, दे आर बाय लॉ, बाय लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टैक्स रिक्वायरमेंट, एचएमआरसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि एक कंपनी ने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेव रखने हैं। वो टाइम पीरियड क्या है, आपने इसको रीड करना है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट योरसेल्फ, ठीक है। चलें, अब टैक्स रिटर्न अमेंडमेंट्स एंड एरर की बात आ गई है। इसमें भी इतना कुछ एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, आई विल जस्ट रीड इट आउट। HMRC may correct any obvious errors or mistake within 9 months of the date that the return is filed with them। बस यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। आपने एक रिटर्न फाइल किया, उसमें एचएमआरसी को कोई गलती नजर आई, उस रिटर्न को फाइल किए हुए 6 महीने गुजर गए, 7 महीने गुजर गए, तब भी एचएमआरसी उस पर अमेंडमेंट करके आपको नोटिफाई कर सकता है। लेट्स से अगर अमेंडमेंट की वजह से आपका टैक्स ज्यादा है तो आपने अगले टैक्स रिटर्न में उसको इंक्लूड करना होगा, कम है तो आप रिफंड का क्लेम डाल सकते हो, ठीक है। कंपनी कैन रिटर्न दी अमेंड विद इन 12 मंथ, ये बात भी याद रखने, ठीक है। आई नो दिस इज क्वाइट अ लॉट टू टेक इन, बट आपको इसलिए मैंने कहा था आप इस चैप्टर को 4 डेज में ले जाएं, 2-2 पेजेस 3-3 पेजेस करके ऑन डेली बेसिस करेंगे, नोट्स बना लें छोटे छोटे, और डेट्स वाइज नोट रखें। ये डेट सेक्शन ए में बहुत ज्यादा आती हैं, और अक्सर सेक्शन सी का पार्ट भी जो है वो बन जाती हैं, ठीक है। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आई विल जस्ट रीड इट आउट, और आपने भी इसको रीडिंग करनी है, तो आई एम जस्ट कीपिंग इट शॉर्ट ताकि आप इसको खुद मैक्सिमम टाइम जो है वो देकर रीड आउट कर लें, ठीक है। क्लेम्स फॉर द ओवर पेमेंट, देखें ये एक डेट है कि विद इन नेक्स्ट 4 इयर्स आप ओवर पेमेंट का क्लेम जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक छोटी कंपनी होती है, एक बड़ी कंपनी होती है। हम इन डिटेल जो है वो इतना ज्यादा तो नहीं जाते, बट जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है कि वो कंपनी जिनके ऑगमेंटेड प्रॉफिट 20 मिलियन से ज्यादा होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एट लार्ज कंपनीज, ठीक है। जो छोटी कंपनीज होती हैं उनकी जो टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट होती है दैट इज 9 मंथ्स एंड 1 डे। जो लार्ज कंपनीज होती हैं वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पे करती हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो छोटी कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर सॉरी जिनका ऑगमेंटेड प्रॉफिट 20 मिलियन से कम है, वो 9 days and 1 month के अंदर अंदर अपना टैक्स लाइबिलिटी पे कर देती हैं, टैक्स पेमेंट कर देती हैं। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्वार्टरली जो है वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले वो ये कह रहा है कि टैक्स पर्पस के लिए वो कंपनी जिसका ऑगमेंटेड प्रॉफिट जो है फॉर अ टैक्स अ लार्ज कंपनी इज वन विद ऑगमेंटेड प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इन क्वेश्चन ऑफ मोर देन 1.5 मिलियन, ठीक है। अब ये थ्रेशोल्ड आपने याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए उन्होंने सेट आउट किया हुआ है कि भाई आपके एग्जाम के लिए वो कंपनी जिसका ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स जो हैं वो 1.5, ऑगमेंटेड प्रॉफिट कौन से होते हैं, आपके टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट प्लस डिविडेंड फ्रॉम दी अनएसोसिएटेड कंपनीज, अगर वो आपके 1.5 मिलियन से ज्यादा हैं तो फिर आपका क्या होगा, आपका वो लार्ज कंपनी कंसिडर होगी। अब अगर एक दफा लार्ज कंपनी कंसिडर हो गई है तो फिर उसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स जो है आपने करनी होगी, ठीक है। इसको रीड आउट करें। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 सॉल्व कर लें, इट्स नॉट डिफिकल्ट। एसोसिएटेड कंपनीज की बात करते हैं।
आई गेस यू हैव टू रीड इट, इसमें कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा जो आई नीड स्पेसिफिकली टू एक्सप्लेन. Installment dates, you have to memorize them and you have to read them. Basis of payment, I this is not something कि जिसमें कोई इतनी मुश्किल बात हो. लेट मी सी. नहीं, इसमें भी कुछ ऐसा सच नहीं है. चलिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से जरा थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. देखिए कहते हैं अज्यूम ट्विस्टर पब्लिक लिस्टेड इन इलस्ट्रेशन टू प्रिपेयर अकाउंट. सॉरी, अच्छा इसमें इसको देखते हैं. इलस्ट्रेशन टू हमारे पास कौन सी है? चलिए इलस्ट्रेशन टू देख लेते हैं. Twister Public Listed estimates that its corporation tax liability for the year ended 31st December 2024 is 800,000. Twister Public Listed has been a large company for corporation. उसने बता दिया कि large company है, which means कि ये जो corporation tax की liability है ये quarterly installments पे पे होगी. ठीक है, इसका सिंपल क्या मतलब है? 4 installments में कर दो और हर installment आपने पे करनी होगी. अब कब आपने पे करनी होगी इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जो है वो चले जाते हैं और यहां पर उसने लिखा होगा कि 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स आर ड्यू. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑन द 14th डे ऑफ द 7th मंथ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. यानी अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं. देखें, आपका साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर. यानी स्टार्ट कब हुआ होगा? जनवरी 2024. आपने जो पहली इंस्टॉलमेंट है ना, ये पहली इंस्टॉलमेंट 7वें महीने की 14 तारीख को पे करनी है, यानी 14th ऑफ द 7th मंथ. जनवरी से आगे लगो 7th मंथ कौन सा होता है? जुलाई. यानी पहली जो है वो 14th जुलाई को पे होगी. फिर उससे आगे 4 महीने चले जाओ. 14 अगस्त, सॉरी 3 महीने, 14 अगस्त, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर दूसरी इंस्टॉलमेंट. 3 महीने आगे चले जाओ. 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 जनवरी तीसरी इंस्टॉलमेंट. फिर 3 मंथ्स आगे चले जाओ. मार्च, फेब्रवरी, मार्च एंड 14 अप्रैल. ठीक है, तो ये बस आपने चीज याद रखनी है. ठीक है, कि अगर लार्ज कंपनीज हैं तो वो 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में अपने टैक्स लाइबिलिटी को पे करेंगी एंड दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज गोइंग टू बी ऑन द 14th ऑफ द 7th ऑफ मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, अब आप टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3 भी कर लेंगे. शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड इज वेरी सिंपल, आप इसको पढ़ सकते हैं. इंटरेस्ट की हम बात करते हैं. ये वही इंटरेस्ट हैं जो हमने इंडिविजुअल्स भी बात किए थे. लेट पेमेंट इंटरेस्ट है, रीपेमेंट इंटरेस्ट है. लेट पेमेंट इंटरेस्ट पे आप एचएमआरसी को पढ़ते हो और लेट रीपेमेंट इंटरेस्ट में एचएमआरसी आपको पे करती है. तो आई गेस इसकी देखो उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप पढ़ चुके हो एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस. पेनल्टीज में स्टैंडर्ड पेनल्टीज वगैरह दी हुई हैं. स्टैंडर्ड पेनल्टीज में इसको आपने रीड करना है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है. You have to read it. ना समझ आए तो do ask me. Compliance check to return. It's total theoretical. आपने इसको पढ़ना है. ठीक है, और यहाँ पर आई बिलीव हमारा चैप्टर क्लोज हो गया. आई टोल्ड यू कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज अ थ्योरेटिकल चैप्टर और आपने इसको रीड आउट करना होगा. अगर कुछ भी रीडिंग में ना समझ आए, जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल. अगर हम थोड़ा सा रीकैप करें तो हमने यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट का कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया. वी हैव कंप्लीटेड एज पर द कैप्टन बुक ऑल द 24 चैप्टर्स. और यहाँ पर हमने जो है वो स्टार्ट लिया था फ्रॉम चैप्टर 1, देन 2, देन 3 एंड देन हम सीक्वेंस में गए अंटिल चैप्टर 7. चैप्टर 7 के बाद जो है हमने वीएटी के 2 चैप्टर्स हमने पढ़े. वीएटी के चैप्टर्स पढ़ने के बाद हमने कॉर्पोरेशन टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स पढ़ा. दैट वाज दिस एंड दिस चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स हमने करे. उसके बाद हमने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की. इनहेरिटेंस टैक्स के सॉरी उसके बाद जो है उसके बाद हमने कैपिटल नहीं, उसके बाद हमने पार्टनरशिप की जो है वो बात की. हमने एनआईसीज की बात की. फिर हमने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की. देन हमने कैपिटल अलाउंसेस पढ़े, ट्रेडिंग लॉसेस हमने बात की एंड देन एट लास्ट हमने कॉर्पोरेशन पढ़ा. तो यहाँ पर आई गेस इन अ टोटल ऑफ 44 लेक्चर्स आपका जो टैक्स का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है. And if you need any kind of guidance, any kind of assistance regarding the exam, do let me know. Or I wish you best of luck for your exam, for your preparations. और मेक श्योर करें कि हर चीज़ को प्रॉपरली जो है वो सॉल्व करें. टेक्स्ट में भागे नहीं, चीज़ को मैक्सिमम लिख कर वर्कआउट करके एक्सेल पे सॉल्व करें ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो और मैक्सिमम टाइम आपका बच सके इन द एग्जाम. अगर एक्सेल पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे अभी तो एग्जाम में
ट्रस्ट मी कि वो आपका टाइम पर नहीं होगा। ठीक है, थ्योरी को उतना ही टाइम दे जितना प्रैक्टिस को टाइम दे रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समझते हैं टैक्स इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इंडीड इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जाम, बट उसमें थ्योरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्पेशली थ्योरी के चैप्टर्स जो अभी हमने ये पढ़ा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल्स है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कंपनी है, वैट एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरेटिकल है, फिर इसके अलावा यूके टैक्स सिस्टम है, ये आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, इनको अपने रीड आउट जरूर करना है। ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है कि आप पूरा थ्योरी का चैप्टर एक दिन में पढ़ो। आप ब्रेक डाउन करो उस चैप्टर को, दो दो तीन तीन पेजेस एक एक दिन में पढ़ो, फिर साथ प्रैक्टिस करो बाकी चैप्टर्स की। ठीक है, तो थ्योरी को साथ साथ लेके चलो, एक ही दिन में पूरा चैप्टर करोगे दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, वो आपको भूल जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर करो अपनी कैप्टन किट्स कंप्लीट करनी है, अपनी स्टडी हब कंप्लीट करना है, एंड डेफिनेटली फिर जो भी आपकी बुक्स में मॉक वगैरह है, ऑनलाइन इसकी प्रैक्टिस जो है वो प्लेटफॉर्म पर वो भी आप लोगों ने करनी है ना। आई एम गोना हेल्प यू all in that as well, right? So until next time, take care guys, and have a good day. Allah Hafiz.